मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने एक नया कारनामा कर दिया है। उसने अपने ही क्षेत्र पर हवाई हमला कर दिया है। तो अपने ही क्षेत्र पर हवाई हमला करने की ये बात सितंबर 2025 की रात को करीब 2 बजे है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो चाइना से उन्हें मिले थे JF-17 लड़ाकू विमान, उनका इस्तेमाल करते हुए 8 लेजर गाइडेड LS-6 बम उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा तहा घाटी के मत्तेदारा गांव पर हमला कर दिया। यानी पाकिस्तानी वायुसेना ने जो चाइना से मिले हुए विमान थे, नाम है JF-17। JF-17 के द्वारा 8 लेजर गाइडेड LS-6 से बम LS-6 बम है, वो खैबर पख्तूनख्वा की तहा घाटी है, वहां के मतरेदारा गांव पर वायुसेना ने स्ट्राइक कर दी है, हमला कर दिया है। इसका कारण बताया है पाकिस्तान ने कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान निर्माण केंद्र यहां पर है। आपको पता होगा कि तालिबान है इसकी सरकार अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अब इस समय तालिबान की वजह से लगभग 36 का आंकड़ा हो रखा है। तो मतलब पाकिस्तान ने खुद अपने ही देश पर नागरिकों पर हमला कर दिया है, जिसमें महिला और बच्चों के साथ साथ मिलाकर कुल करीब 30 नागरिकों की मौत वहां पर हो गई है। अब हम नक्शे में देख लेते हैं कि ये स्थिति है कहां पर। ये हम देखें, ये वाला हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का, ये प्रांत खैबर पख्तूनख्वा है, जो कि इधर अफगानिस्तान से लगता हुआ है। अगर पाकिस्तान के नक्शे में हम देखें तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो कि POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत का हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ यहां देखें बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान जिसकी राजधानी क्या है। तो पाकिस्तान के ये 3 क्षेत्र ऐसे हो चुके हैं जहां पर पाकिस्तान का ही विरोध किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बलूच सेना द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पर, और पाकिस्तानी आर्मी उन पर हमले कर रही है। यानी खुद पाकिस्तान का एक राज्य बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान के खिलाफ विरोध कर रहा है। अब इसी कड़ी में शामिल हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर इस नागरिक मारे गए हैं। और दूसरा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK में पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह होते रहे हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ वहीं के राज्यों द्वारा विरोध करने में 3 राज्य शामिल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान ने ये अपने ही देश पर कारनामा करके दिखाया है। अब आगे हम बात करते हैं धारा 356 की। धारा 356, और धारा 356 किसकी है? भारतीय न्याय संहिता की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में मामले के दौरान कहा गया, जस्टिस MM सुंदरेश द्वारा, जो मानहानि है उसे अब अपराध की श्रेणी से हटाने के बाहर करने का समय आ गया है। असलियत में क्या है, जो धारा 356 है इसमें मानहानि को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मानहानि मतलब किसी का मान करना, किसी का मान गिराना से अपने कहे हुए किसी बात से। तो मानहानि फिलहाल धारा 356 में है, किसके में? भारतीय न्याय संहिता। अब देखिए, भारतीय न्याय संहिता लागू होने से पहले भारत में भारतीय दंड संहिता थी। भारतीय दंड संहिता थी, से बोलते थे IPC, या फिल्मों में आपने सुना होगा ताजे-राते हिंद या भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड, जो 1860 का बना था। उसकी धारा 499 थी, उसमें मानहानि के बारे में दिया गया था। तो IPC की धारा 499 और BNS की धारा 356 एक ही बात है। उन्होंने एक ही बात दी गई है। किसके बारे में दी गई है? मानहानि के बारे में दी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज
एम सुंदरेश द्वारा टिप्पणी की गई है कि अब समय आ गया है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए, यानी हो सकता है भविष्य में मानहानि अपराध ना रहे, ऐसी संभावना है। तो अब ये धारा चर्चा में आ चुकी है। तो अगर हम बात करें कि बीएनएस की कौन सी धारा है, तो बीएनएस की धारा 356 है। और अगर हम बात करें आईपीसी की धारा कौन सी थी, तो आईपीसी की धारा मानहानि से संबंधित थी 499। अब ये जो मुकदमा है, जो मामला जो सुनवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वो किस मामले में कर रहे हैं? तो देखिए, एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुकदमा मानहानि का दर्ज कराया था एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है द वायर, उसके खिलाफ। जेएनयू के प्रोफेसर और ऑनलाइन पोर्टल द वायर के केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा है कि समय आ गया है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में मानहानि की जो धारा है वो ना रहे, या मानहानि अपराध की श्रेणी में ना रहे। अब हम बात करें कि 1 जुलाई 2024 से भारत के 3 पुराने कानूनों को हटा दिया गया था और नए कानून लागू कर दिए गए थे। तो वो हम समझते हैं पुराने कानून कौन से थे। आईपीसी जो 1860 का बना था, जिसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता था, भारतीय दंड संहिता, इसकी जगह अब लागू कर दिया है भारतीय न्याय संहिता 2030, भारतीय न्याय संहिता 2030 बीएनएस। दूसरा हम बात करें, पहले था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, और ये 1973 का बना हुआ था, इसे हटा दिया गया है और इसकी जगह चालू कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस। याद रखिएगा, ये बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता और ये है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अलावा एक साक्ष्य अधिनियम था, जिसे हम एविडेंस एक्ट बोलते हैं 1872 का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। कब का था ये? 1872 का था। उसकी जगह नया कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पहले हमारे 3 पुराने कानून थे, उनको बदलकर नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। कौन कौन से? पहले था आईपीसी भारतीय दंड संहिता, जो कि 1860 का बना हुआ था, उसकी जगह लागू कर दिया गया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। दूसरा कानून था 1973 का बना हुआ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दंड प्रक्रिया संहिता, उसकी जगह नया कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस। इससे पहले एक एक्ट था एविडेंस यानी साक्ष्य अधिनियम, जो कि 1872 का बना हुआ था, उसकी जगह नया ला दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2030 बीएसए। तो अब हम देखें बीएनएसएस और बीएसए नए अधिनियम या नए कानून भारत में लागू हैं। थोड़ा सा इनके हम अंतर समझते हैं। ये दंड प्रक्रिया संहिता जो था, या सॉरी भारतीय दंड संहिता जो था, जिसे आज हल्का हम बीएनएस बोलते हैं, नया जो कानून आ गया है, इसमें बताया गया है कि कौन सा अपराध है और उस अपराध के लिए क्या दंड है। जैसे चोरी अपराध है तो चोरी की परिभाषा दे रखी है कि चोरी हम किसे करेंगे, और चोरी के लिए दंड दे रखा है कि चोरी के लिए कितना दंड होगा। तो मतलब अपराध परिभाषा और अपराधों से संबंधित दंड किस में दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। अब अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा जो प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जाती हैं, तो पुलिस की जो शक्तियां हैं वो किस में दी गई हैं? बीएनएसएस में दी गई हैं। यानी पुलिस गिरफ्तार करेगी, कौन से अधिनियम, कौन सी धारा के अनुसार करेगी, पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी तो कौन सी धारा के अनुसार करेगी, पुलिस अधिकारी को किसी को गिरफ्तार करते टाइम कितनी शक्ति इस्तेमाल करने का अधिकार है। तो वो सारी जो प्रक्रियाएं दे रखी हैं वो सारी किस में दे रखी हैं? बीएनएसएस में दे रखी हैं। गवाही किसे माना जाए, गवाही में किन किन साक्ष्यों को लिया जा सकता है, उन सब के बारे में दिया गया है इसे। जैसे मान लीजिए कि कोई अपराध है वो बंबई में हुआ है इस वक्त, और उसी वक्त कोई आदमी दिल्ली में मैच देख रहा है,
क्रिकेट का मैच देख रहा है स्टेडियम में। तो अब ये माना जा सकता है कि वो आदमी वहां किसी भी सूरत में अपराध करने नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बंबई में मैच वो देख रहा है दिल्ली में दिन में 12 बजे और अपराध हुआ है शाम को 6 बजे, तो संभावना है कि हो सकता है कि वो बंबई पहुंच गया हो शाम को 6 बजे और उसने अपराध कर दिया हो। तो एक साक्ष्य किसे माना जाए, किसे ना माना जाए, किन परिस्थितियों को अपराध में शामिल माना जाए, उस व्यक्ति को किस में नहीं माना जाए, इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्डिंग है उसे साक्ष्य माना जाए या नहीं माना जाए, ये सारी चीजें किस में दे रखी हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो इस तरह से करके यहाँ पे 3 अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं